वेलकम टू गोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चला रखी है, अब हम करेंगे जो ईडियम एंड फ्रेजेस। क्या ईडियम एंड फ्रेजेस जो ब्लैक बुक 2026 है ना, उसके पीछे से शुरुआत करेंगे हम। अब पहले शुरुआत करेंगे 1791 से लेकर बाकी बचे हुए कितने जहां तक है वहां तक पहले शुरुआत करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, इनका हमारा पढ़ने का उद्देश्य कैसे, देखो एक बार जैसे हम पहले इसको इसका अंडर डूरेस है, पहले इसका इंग्लिश मीनिंग जानेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे, फिर इसकी ओरिजन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे, फिर उसको याद करने की ट्रिक जानेंगे, तो एक बार पढ़ने में याद हो जाएगी। तो चलते हैं हम अब हमारे पहले की जो 1791 पहला ईडीएम है, अंडर डूरेस। अंडर डूरेस, अंडर डूरेस जिसका मतलब क्या होता है, फोर्स्ड टू डू समथिंग बाय थ्रेट्स, मतलब दबाव या धमकी में आकर कुछ करना। फोर्स्ड टू डू समथिंग बाय डू थ्रेट्स, फोर्स्ड टू डू समथिंग बाय क्या, बाय थ्रेट्स मतलब दबाव या धमकी में आकर कुछ करना। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। यह है एक लैटिन शब्द है, क्या है ये है, एक लैटिन शब्द है। यह शब्द लैटिन के डूरिटेस से आया है, जिसका मतलब होता है कि कठिनाई या कठोरता। क्या होती है, कठिनाई या कठोरता। पुराने समय में जब किसी कैदी को जबरदस्ती किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया जाता था तो उसे डूरेस कहा जाता था। मतलब डूरिट, ये इसकी उत्पत्ति कहां से, लैटिन शब्द के डूरिटाइज 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 से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, कठिनाई कठोरता। अब इसको याद कैसे करोगी, डूरेस 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 का ड्रेस, पोशाक से जोड़े। सोचे कि स्कूल में आपको एक अजीब सी ड्रेस पहनने के लिए दबाव डाला जाता जा रहा है। अंडर ड्रेस मतलब ड्रेस के लिए दबाव डाला जा रहा है स्कूल में। याद हो गया, एक बार में याद हो गया। चलते हम नेक्स्ट, अंडर फायर। अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब है बीइंग अटैक्ड और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, मतलब भारी आलोचना या हमले का सामना करना। बीइंग अटैक्ड और सो स्ट्रांगली, क्या है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज अंडर फायर का मतलब है, मतलब भारी आलोचना या हमले का सामना करना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति यह एक मिलिट्री का मुहावरा है। जब सैनिक युद्ध के मैदान में होते हैं और दुश्मन उन पर गोलियां फायर बरसा रहा होता है तो उन्हें अंडर फायर कहा जाता है। बाद में इसी किसी की कड़ी आलोचना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है, यह एक क्या है, सैन्य मुहावरा है। जब सैनिक युद्ध के मैदान में होते हैं और दुश्मन उन पर गोलियां बरसा रहा होता है तो उसे उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडर फायर मतलब कहा जाता है। बाद में इसी को कड़ी आलोचनाओं के लिए प्रयोग करने लगे। अब इसे याद करने की ट्रिक कैसे, देखो फायर, फायर का मतलब क्या होता है, आग या गोलीबारी। ठीक है, अगर कोई आग के नीचे अंडर फायर खड़ा होगा तो मुसीबत में होगा और हर तरफ से उस पर हमला या आलोचना होगी। ठीक है, बीइंग अटैक्ड स्ट्रांगली और क्रिटिसाइज, याद हो गया। अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब क्या है, अंडर फायर का मतलब है अगर हम, अगर कोई आग के नीचे खड़ा होगा तो मुसीबत में होगा और हर तरफ से उस पर हमला होगा। नेक्स्ट हमारा, हम तीन के बाद में वापस रिवीजन करेंगे, याद करना ही है हमें। नेक्स्ट हमारा 1793, अंडर समवंस नोज। अंडर समवंस नोज इसका मतलब होता है वेरी क्लोज टू समवन बट नॉट नोटिस्ड, आंखों के सामने होना पर ध्यान न देना, अंडर समवन नोज। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी, यह इंसानी शरीर की बनावट से आया है। हमारी नाक हमारे चेहरे पर सबसे सामने होती है, लेकिन फिर भी अपनी ही नाक को साफ तौर पर नहीं देखते। इसी तरह जब कोई चीज बिल्कुल सामने होती है तो हमें देख नहीं पाते, यह मुहावरा है। इजी याद हो गया, अंडर समवंस नोज का मतलब जिसे वेरी क्लोज है लेकिन हम उसे देख नोटिस नहीं कर पाते, मतलब हमारी नाक हमारे आंखों के बिल्कुल नीचे है पर हम उसे देख नहीं पाते, वैसे याद होगा।
अंडर फायर, अंडर फायर को कैसे याद किया था हमने? अंडर फायर को याद किया था जब ये सैनिक, इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? सैनिकों से हुई थी। सैनिक जब अंडर फायर होते हैं तो मतलब वो कैसे होते हैं? डर में होते हैं। अंडर फायर डर में होते हैं। और अंडर डूरेस, अंडर डूरेस को क्या कैसे याद किया था हमने? अंडर डूरेस का मतलब क्या होता है? डूरेस का मतलब ये होता है कठिनाई। डूरेस लैटिन शब्द से आया है। अंडर डूरेस हमने याद किया था। अंडर डूरेस मतलब हमें जो स्कूल में ड्रेस पहनने के लिए क्या किया जाता था? फोर्स्ड किया जाता था। चलते हम अब जो अगला है अंडर समवन्स थंब, जो 1794 है हमारा क्या है? अंडर समवन्स थंब। अंडर समवन्स थंब का मतलब है कंप्लीटली अंडर समवन्स कंट्रोल। इजी है, किसी के पूरे तरह से नियंत्रण या वश में होना, अंडर समवन्स नोज। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति देखो, यह सदियों पुराना मुहावरा है। जब कोई राजा या कल ताकतवर इंसान किसी दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगा देता था तो वह चीज उसे के कब्जे में मानी जाती थी। या किसी छोटी चीज को अंगूठे में दबाकर वश में करना। कैसे याद करें? यह सदियों पुराना मुहावरा है। जब कोई राजा या ताकतवर इंसान किसी दस्तावेज पर अपने अंगूठे का क्या लगा देता था? निशान, तो वह उसकी चीज हो जाती थी, तो वह चीज उसके कब्जे में मानी जाती थी। मतलब अंडर समवन थंब का मतलब है कंप्लीटली अंडर, उसके कब्जे। जब उसने अंगूठा टेक दिया मान लो किसी ने, तो वो उसके कंट्रोल हो गई। थंब, थंब यानी क्या होता है? थंब यानी होता है अंगूठा। थंब यानी अंगूठा होता है। सोचिए किसी ने आपको अपने बड़े से अंगूठे के नीचे दबा रखा है। वैसे ये याद करने की वैसे भी इजी है। ये याद हो गया। नेक्स्ट हमारा अंडर द गन। अंडर द गन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडर ग्रेट प्रेशर। क्या होता है? अंडर ग्रेट प्रेशर। अंडर द गन का मतलब होता है अंडर ग्रेट प्रेशर। मतलब इसका मतलब होता है काम पूरा करने के लिए बहुत भारी दबाव होना। अंडर ग्रेट प्रेशर टू डू समथिंग, अंडर द गन का मतलब होता है अंडर ग्रेट प्रेशर टू डू समथिंग, काम पूरा करने के लिए बहुत भारी दबाव होना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? यह मुहावरा प्राचीन युद्धों या डकैती से आया है। जब किसी के सिर पर सचमुच बंदूक तान दी जाती थी तो उसे जान बचाने के लिए बहुत तेजी से काम करना पड़ता था। आज इसका इस्तेमाल ऑफिस या पढ़ाई के प्रेशर के लिए होता है। कैसे? इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे इसका मतलब आप तो याद, अब तो याद हो गया, ये एक्स्ट्रा ट्रिक है ये। अगर आपके पीछे कोई बंदूक गन लेकर खड़ा हो जाए तो आप कितने भारी दबाव में आ जाएंगे, काम फटाफट करेंगे। ठीक है, तो अंडर द गन का मतलब क्या होता है? प्रेशर में काम करना, कुछ ग्रेट प्रेशर में। मतलब कोई आपके सिर पर बंदूक लेकर खड़ा हो जाए तो आप दबाव में आ जाएंगे और काम को क्या करेंगे? फटाफट करेंगे। नेक्स्ट हमारा अंडर द सन। अंडर द सन का मतलब क्या है? अंडर द सन का मतलब है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग पॉसिबल। अंडर द सन का मतलब होता है इस पूरी दुनिया में, धरती पर मौजूद सब कुछ। इस इसका यह इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? यह मुहावरा बाइबल के एसेलेस्टेस से आया है, जहां लिखा है कि सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब है कि आसमान और सूरज के बीच में जो कुछ है वो पृथ्वी को दर्शाता है। मतलब अंडर द सन का मतलब है, अंडर द सन का मतलब है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब सन वर्ल्ड में हर जगह उपस्थित है, हर जगह। या इसको याद करने की ट्रिक देखो, सन मतलब सूरज की रोशनी पूरी पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए सूरज के नीचे का मतलब अंडर द गन मतलब हुआ इस पूरी दुनिया में मौजूद हर चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या हुआ? अंडर द वेदर का मतलब है नॉट फीलिंग वेल। नॉट फीलिंग वेल मतलब स्लाइटली इल, मतलब तबीयत ठीक न होना। अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत ठीक न होना, थोड़ा बीमार होना। स्लाइटली इल, थोड़ा बीमार होना। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? यह समुद्री जहाजों के दौर से आया है। कहां से आया है?
समुद्री जहाजों के दौर से आया है। जब समुद्र में मौसम बहुत खराब होता था तो जहाज हिलने डुलने लगता था और नाविक का भी जी मिचलाने लगता था। वे ठीक होने के लिए जहाज के डेक के नीचे चले जाते थे ताकि मौसम की मार से बच सके। मतलब ये समुद्री जहाजों के दौर से आया है। जब समुद्र में क्या होता, मौसम बहुत खराब होता था ना, तो जहाज हिलने डुलने लगता था, तो नाविकों को मतलब डर लगने लगता था कि वो ठीक होने के लिए कहाँ चले जाते, जहाज के डेक में चले जाते थे। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, नॉट फीलिंग वेल, स्लाइटली इल। याद करने की ट्रिक कैसी है इसको, जब भी मौसम मतलब वेदर अचानक बदलता है, जैसे सर्दी से गर्मी, तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बस इसी से याद रखो। कैसे अंडर द वेदर मतलब जब वेदर चेंज होता है ना, तो लोगों की क्या होती है, तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 1798, अंडर द वायर। अंडर द वायर का मतलब क्या है, अंडर द वायर, अंडर द वायर का मतलब है टू जस्ट बेयरली कंप्लीट समथिंग विद इन ए डेडलाइन। मतलब अंडर द वायर का मतलब टू जस्ट बेयरली कंप्लीट समथिंग विद इन ए डेडलाइन, मतलब आखिरी समय सीमा खत्म होने से पहले काम पूरा कर लेना। अब इसको कैसे याद करोगे, इसकी उत्पत्ति है और रेसिंग से आया है। पुराने समय में रेस की फिनिश लाइन पर एक तार या धागा बांधा जाता था, ठीक है। जो घोड़ा आखिरी सेकंड में उसे तार से नीचे से पहले गुजरता था तो वह जीत जाता था। कैसे, यह कहां से आया है, अंडर द वायर। अंडर द वायर का मतलब होता है टू जस्ट बेयरली कंप्लीट समथिंग विद इन ए डेडलाइन, मतलब यह हॉर्स रेसिंग घोड़ों की दौड़ से आया है। पुराने समय में रेस की फिनिशिंग लाइन क्या होती है, रेस की जो फिनिश लाइन होती है ना, पर एक तार या धागा बांधा जाता था। जो घोड़ा आखिरी सेकंड में उस तार के नीचे से पहले गुजरता था वह जीत जाता था। याद हो गया, अंडर द वायर का मतलब होता है, मतलब वायर को फिनिशिंग लाइन का तार मानिए, ठीक है। तार के नीचे से ठीक आखिरी सेकंड में निकल जाना, यानी बिल्कुल एन वक्त पर काम पूरा करना। जैसे मतलब टाइम पूरा हो गया उसी टाइम से इसे पार करना, मतलब बिल्कुल एन वक्त पर काम पूरा करना। याद हो गया। नेक्स्ट हमारा अंडर रैप्स। अंडर रैप्स का मतलब क्या होता है, अंडर रैप्स का मतलब होता है टू कीप समथिंग सीक्रेट और हिडन अंटिल ए लेटर टाइम। टू कीप समथिंग सीक्रेट और हिडन अंटिल ए लेटर टाइम, मतलब अंडर रैप्स का मतलब होता है किसी बात या चीज को गुप्त रखना, ठीक है, जब तक एक लेटर टाइम तक। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अंडर रैप्स की उत्पत्ति हुई है, यह है मुहावरा नई कारों या रेस के घोड़ों को ढकने से आया है। जब कोई कंपनी नई गाड़ी बनाती थी तो उसे जनता के सामने लाने से पहले कपड़ों या प्लास्टिक से लपेट कर रैप करके गुप्त रखती थी। मतलब अंडर रैप्स मतलब गुप्त रखना। कैसे, जब कोई कार कोई खरीदता है तो उससे पहले उसे कपड़े से ऐसे ढके हुए होती है, मतलब सीक्रेट होती है। यह मुहावरा कहाँ से आया, ये नई कारों और रेस के घोड़ों ढकने से आया। जब कोई कंपनी नई गाड़ी बनाती थी तो उसे जनता के सामने लाने से पहले कपड़ों या प्लास्टिक से लपेट कर गुप्त रखती थी। याद करने की ट्रिक, रैप, रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है। क्या होता है, रैप लपेटना है, जैसे गिफ्ट या रैप लपेटना। अगर कोई चीज पैक करके नीचे अंडर रैप छुपा दिए तो वो सबसे गुप्त सीक्रेट रखेंगे। लपेट, रैप्स का मतलब क्या होता है, लपेटना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 88वां, अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल मतलब होता है इन सीरियस डिफिकल्टी विद नो एस्केप। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत में होना। क्या होना, बहुत बड़ी मुसीबत में होना। यह मुहावरा कहां से आया है, यह मुहावरा युद्ध या पुरानी सजाओं से आया है। जब किसी दुश्मन या अपराधी को दीवार के सहारे मतलब अगेंस्ट द वॉल खड़ा कर दिया जाता था,
तो उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती थी, तो उसे गोली मार दी जाती थी। कैसे उत्पत्ति हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है पुराने सजाओं से। मतलब पुरानी सजा, मतलब पहले कैसे सजा देते थे उससे। जब किसी दुश्मन या अपराधी को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था, तो उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती थी, और उसे क्या कर दिया जाता था? गोली मार दिया जाती थी। सोचिए आपके पीछे क्या है? वॉल है, और सामने से कोई मुसीबत आ रही है, तो आप नहीं पीछे नहीं हट सकते, तो ये ऐसे याद हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ईडीएम है हमारा 1801, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, इसका मतलब क्या होता है? अप इन आर्म्स का मतलब होता है एंग्री एंड रेडी टू फाइट और आर्ग्यू। मतलब एंग्री एंड रेडी टू फाइट और आर्ग्यू। अप इन आर्म्स का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना या विरोध करने के लिए तैयार रहना। एंग्री टू रेडी टू फाइट और आर्ग्यू मतलब अप इन आर्म। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति देखो। इस मुहावरे में आर्म्स का मतलब होता है हथियार, वेपन्स। पुराने समय में जब कोई समुदाय या सेना युद्ध के लिए अपने हथियार उठा लेती तो उसे अप इन आर्म्स कहा जाता। अप इन आर्म्स मतलब बहुत गुस्सा होना या विरोध लड़ाई के लिए तैयार होना। ठीक है, इजी है। जैसे जब कोई बहुत गुस्से में होता था, तो वह अपनी बाहें ऊपर उठाकर लड़ने के लिए आगे बढ़ता था, बस इसे अप इन आर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अप इन द एयर। अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है नॉट येट सेटल्ड और डिसाइडेड, अनिश्चित होना। अप इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित होना, जिसका अभी कोई फैसला न हुआ हो। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है, यह मुहावरा सिक्का या गेंद हवा में उछालने से आया। ठीक है, जब तक कोई चीज हवा में घूम रही है तो वह क्या है? निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब है नॉट येट सेटल्ड और डिसाइडेड। मतलब अब इसे याद कैसे करो? जब कोई बात हवा में इन द एयर होती है, तो उसके पैर जमीन पर नहीं होती, यानी बात अभी पक्की नहीं हुई है। ठीक है, अभी डिसाइडेड नहीं हुई है। एग्जाम्पल देखो वैसे, ओवर ट्रेवल प्लान्स है ना फॉर दिस वीकेंड आर स्टिल अप इन द एयर। मतलब इस वीकेंड के लिए हमारे घूमने का प्लान अभी भी क्या है? अनिश्चित है। ओवर ट्रेवल प्लान्स फॉर दिस वीकेंड आर, आर किसके लिए आए? प्लान्स के लिए आए। स्टिल अप इन द एयर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अप द एंट। अप द एंट। अप द एंट मतलब टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग स्पेशली डिमांड्स। अप द एंटे। एंटे का मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग स्पेशली डिमांड्स। मतलब किसी चीज का स्तर या अपनी मांगे बढ़ा देना। किसी चीज का स्तर या अपनी मांगे बढ़ा देना। अब इसकी ओरिजिन देखो। इसका ओरिजिन कैसे हुआ है? एंटे, एंटे पोकर के खेल से आया है। इसकी ओरिजिन उत्पत्ति कहां से हुई? एंटे पोकर के खेल से आया है। ठीक है, खेल शुरू होने से पहले जो न्यूनतम दाव टेबल पर लगाना पड़ता था उसे एंटे कहते थे। क्या कहते थे? एंटे कहते थे। जब दाव बढ़ाया जाता था तो उसे अप द एंटे कहते थे। क्या कहते थे? अप द एंटे। मतलब अप द एंटे का मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग स्पेशली डिमांड्स। क्या होता है? अप द एंटे का मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग स्पेशली डिमांड्स। याद हो गया? एक बार फिर से देख लो। एंटे, एंटे का मतलब क्या होता है? जो पोकर खेल है ना से आया है। खेल शुरू होने से पहले जो न्यूनतम दाव मतलब पैसा टेबल पर लगाना पड़ता था उसे क्या कहते थे? एंटे। जो पोकर में जो पैसा लगाते थे ना उसे ही एंटे कहते थे। जब दाव बढ़ाया जाता तो उसे क्या बोलते थे? अप द एंटे कहते थे। ठीक है, हो गया याद। चलते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ। इसकी ट्रिक देखो। आंटी, पड़ोस की आंटी ने शादी में गिफ्ट्स की डिमांड अप कर दी। एग्जाम्पल देखो, द वर्कर्स अप्ड द आंटे बाय डिमांडिंग ए 20% सैलरी हाई। अप द आंटे का मतलब क्या होता है? अप द आंटे का मतलब वर्द, अपनी मांग मतलब वर्दी की मांग बढ़ा दी। ठीक, कर्मचारी ने 20% वेतन की वर्दी की मांग करके अपना दाव बढ़ा दिया। मतलब अपना दाव बढ़ा। अप द आंटे का मतलब है अपना दाव क्या कर दिया? बढ़ा दिया। द वर्कर्स ने अप द आंटे कर दिया क्या? बाय डिमांडिंग 20% सैलरी का। ठीक है,
नेक्स्ट हम अप द क्रीक। अप द क्रीक का मतलब क्या होता है? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो इजी सॉल्यूशन। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो इजी सॉल्यूशन मतलब बड़ी मुसीबत में होना जिससे निकलना आसान न हो। क्या होता? बड़ी मुसीबत में होना जिससे निकलना आसान न हो। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? असल में इस अप टू द क्रीक विदाउट ए पैडल, ये पूरा क्या है? अप द क्रीक विदाउट ए पैडल, बिना चप्पू के नदी की धारा से फंसने से बना। अगर आप बिना पतवार के नदी के बीच में है तो आप भारी मुसीबत में है। अब इसकी ट्रिक देखो। क्रिक, क्रिक को क्रिकेट से जोड़े। अगर भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी शून्य पर आउट हो जाए तो मुसीबत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाती है। मतलब अप द क्रिक का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। क्रिक मतलब क्रिकेट का जो मुख्य खिलाड़ी वो शून्य पर आउट हो जाते तो डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाती है टीम। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा अप टू द मार्क। कौन सा है? अप। इसका एग्जांपल, इफ माय कार ब्रेक्स डाउन नाउ आई विल बी अप द क्रिक। मतलब यदि मेरी कार खराब हो गई, ब्रेक्स डाउन माई कार आई विल बी अप टू द क्रिक मतलब तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। नेक्स्ट, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है गुड इनफ मीटिंग एक्सेप्टेशंस। गुड इनफ मीटिंग एक्सेप्टेशन मतलब उम्मीदों के मुताबिक होना, उचित स्तर। उम्मीदों के मुताबिक होना, उचित स्तर। कैसे याद करोगे इसे? यह पुराने समय में सामान की शुद्धता से मापने वाले मार्क से आया है। किससे आया है? यह पुराने समय में सामान की शुद्धता मापने वाले निशाने से आया है। जो चीज तय मानक या निशान तक पहुंच जाती तो उसे सही माना जाता था। कैसे? यह पुराने समय में सामान की शुद्धता मापने वाले मार्क से आया है। जो चीज तय मानक के निशान पहुंच जाती थी वो सही हो जाती। मतलब अप टू द मार्क मतलब गुड इनफ। अप टू द मार्क मतलब मार्क का मतलब ये पुराने समय में क्या होती थी? कोई सामान लेता तो उससे मतलब मापने वाले निशान तक पहुंच जाती थी तो वो मतलब गुड इनफ है, बढ़िया है। ठीक है। ट्रिक से कैसे याद करोगे? इस ट्रिक से देखो। परीक्षा, परीक्षा में जब आपके नंबर पासिंग मार्क से ऊपर आते हैं तो सब कहते हैं बेटा तुम्हारी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक है। मतलब अप, कैसे याद करोगे? अप टू द मार्क मतलब मार्क्स किससे? परीक्षा में नंबर पासिंग मार्क से अप आते हैं तो सब कहते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है। एग्जाम्पल देखो इसका। हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वाज नॉट अप टू द मार्क। नॉट अप टू द मार्क मतलब अच्छी नहीं थी, उम्मीद के, उस परीक्षा में उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अप टू द मिनट। अप टू द मिनट, अप टू द मिनट का मतलब क्या है? अप टू द मिनट का मतलब कंप्लीटली करंट, हैविंग द वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब बिल्कुल आधुनिक जिससे सबसे नई जानकारी सामने हो। कंप्लीटली करंट हो ना, कंप्लीटली करंट, कंप्लीटली करंट हैविंग द वेरी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जिसमें सबसे नई जानकारी शामिल हो। ठीक हो, अप टू द मिनट है। यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह घड़ी की सुई से जुड़ा है। जो जानकारी इस मौजूदा मिनट तक अपडेटेड हो वह सबसे ताजा है। ठीक है। मतलब अप टू द मिनट, अब इस मिनट तक अपडेटेड है तो वो बिल्कुल लेटेस्ट है। याद कैसे करोगे इसे? याद करने की तरीका, अप टू द मिनट मतलब जो खबर इस मिनट तक ही हो। बिल्कुल लेटेस्ट मतलब अभी इस मिनट तक की खबर है मतलब लेटेस्ट है तो वह कौन सी खबर है? ताजा खबर है। एग्जाम्पल देखो, दिस न्यूज चैनल प्रोवाइड्स करता है क्या? अप टू द मिनट रिपोर्ट्स मतलब बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट, नवीनतम रिपोर्ट प्रदान करता है। कौन सा? ये चैनल। नेक्स्ट हमारा अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव। इसकी उत्पत्ति रास्ते की पहाड़ी और घाटियों से आया है जहाँ रास्ता कभी ऊपर और कभी नीचे होता है। अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होता है? अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स प्लान और अरेंजमेंट्स मतलब बनी बनाई योजनाओं का खेल बिगाड़ देना। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब ये होता है। अब इसको कैसे याद करोगे?
18वीं सदी में किसान सेब की गाड़ियों एप्पल कार्ट सजाकर बाजार ले लाते थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो किसान है ना, सेब की गाड़ियां सजाकर बाजार लाते थे। अगर कोई उस गाड़ी को पलट देता अगर कोई उस गाड़ी को पलट देता तो किसान पूरी मेहनत और कमाई योजना बर्बाद हो जाती थी। मतलब अप टू द अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब क्या होता है? अपसेट किसको? एप्पल कार्ट को अपसेट करना, मतलब टू स्पॉइल करना समवंस किसी प्लान और अरेंजमेंट्स को। नेक्स्ट है हमारा, इसकी ट्रिक क्या है? अपसेट मतलब एप्पल कार्ट, अपसेट का मतलब पलटना, एप्पल कार्ट मतलब सेब का ठेला। किसी ने सेब का ठेला पलट दिया तो दुकानदार का पूरा बिजनेस क्या हो गया? स्पॉइल हो गया, खराब हो गया। एग्जाम्पल देखो इसका, प्लीज डोंट टेल द बॉस यट, कृपया बॉस को मत बताओ। ठीक है, यट का हमेशा नेगेटिव में होता है। वी डोंट वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, हम बनी बनाई योजना को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। वेनिस इनटू थिन एयर मतलब अचानक गायब हो जाना, ये बिल्कुल इजी है। मतलब द थीप, द चोर था ना, वेनिस्ड इनटू थिन एयर में बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने पहले चोर हवा में गायब हो गया। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा वेंट वंस स्प्लीन। वेंट वंस स्प्लीन मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंगर या फ्रस्ट्रेशन, मतलब होता है अपना गुस्सा या भड़ास निकालना। वेंट वंस स्प्लीन का मतलब होता है अपना गुस्सा या भड़ास निकालना। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन मध्यकाल में डॉक्टरों और लोगों का मानना था कि इंसान के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। उस समय माना जाता था कि स्प्लीन पलियतली नाम का अंग इंसान के गुस्से, जलन और चिड़चिड़ेपन का केंद्र है। इसलिए जब कोई बहुत गुस्सा करता था तो माना जाता था कि वह अपने स्प्लीन को खाली कर रहा है, मतलब वेंट कर रहा है। मतलब इस वेंट वंस से स्प्लीन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस एंगर और फ्रस्ट्रेशन। कैसे याद किया हमने इसके? इसकी ओरिजिन कैसे हुआ? मध्यकाल में जो मिडिल एज में, मतलब डॉक्टर और लोगों का मानना था कि इंसान के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। उस समय माना जाता था कि स्प्लीन प्लिया नाम का अंग इंसान के गुस्से को कंट्रोल करता है। तो इसलिए वेंट वंस स्प्लीन मतलब उसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस और फ्रस्ट्रेशन। अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक देखो। स्प्लीन शरीर का अंग को वेंट यानी रास्ता देना। मान लीजिए कि आपके अंदर का गुस्सा भरा है और आप उसे बाहर निकालना का रास्ता दे देते हैं, यानी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। डुअल लैंग्वेज में कैसे, मतलब ट्रांसलेशन देखो इसका, प्लीज डोंट वेंट योर स्प्लीन ऑन मी जस्ट बिकॉज यू हैड ए बैड डे एट वर्क, मतलब दफ्तर में आपका दिन बहुत खराब रहा, सिर्फ इसलिए मुझ पर अपनी भड़ास मत निकालिए। नेक्स्ट है हमारा वेक्स्ड क्वेश्चन। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ए डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन डिस्कस्ड ए लॉट विदाउट रिजोल्यूशन, मतलब एक उलझा हुआ या विवादास्पद सवाल, मुद्दा जिसका कोई हल न निकल रहा हो। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब है एक उलझा हुआ या विवादास्पद सवाल, मुद्दा जिसका कोई हल निकल न रहा हो। अब इसको उत्पत्ति कैसे हुई है देखो। वैक्स शब्द लैटिन भाषा के वैक्सर से आया है। कहाँ से आया? वैक्सर से, जिसका मतलब होता है हिलना, परेशान करना या तंग करना। वैक्स लैटिन भाषा के वैक्सर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? हिलना, परेशान करना या तंग करना। 16वीं 17वीं शताब्दी में से ही इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे मुद्दों के लिए किया जाने लगा जो समाज या अदालत को बहुत मानसिक परेशानी देते थे, जिन पर अंतहीन बहस होती थी तो नतीजा कुछ नहीं निकलता था। वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ए डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन डिस्कस्ड ए लॉट विदाउट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा विसियस साइकिल। विसियस साइकिल का मतलब क्या होता है? या सर्कल, ए सिचुएशन वेयर प्रॉब्लम्स कोज मोर प्रॉब्लम,
मतलब कुचक्कर या दुष्चक्कर, ऐसी स्थिति जहां एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत पैदा हो और जहां आप फंस जाएं, उसे क्या बोलते हैं? विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर, जहां पर प्रॉब्लम्स कोज मोर प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अब इसका ओरिजिन देखो, इसकी ओरिज उत्पत्ति कहाँ हुई है? विशियस का मतलब होता है कि बुरा या क्रूर या दोषपूर्ण। विशियस का मतलब क्या होता है? विशियस का मतलब होता है बुरा, दोषपूर्ण या क्रूर। इस मुहावरे का मतलब फिलोसफी और तर्कशास्त्र से आया है। कहाँ से आया है? दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र से आया है। जब कोई ऐसी दलील देता था जहां पहली बार बात दूसरे पर निर्भर हो, दूसरी पहली पर, जैसे मुर्गी पहली आई या अंडा, तो उसे विशियस सर्कल कहा जाता था। बाद में यह आम जिंदगी और उन समस्याओं के लिए इस्तेमाल होने लगा जो गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ जाती थी। विशियस साइकिल। नेक्स्ट, तो इसकी ट्रिक कैसे है? विशियस, विशियस मतलब खतरनाक, साइकिल मतलब पहिया, एक ऐसा पहिया जो बुराई से बना है। विशियस का मतलब ही क्या होता है? विशियस का मतलब ही होता है क्रूर, मतलब एक के बाद एक हो गए। ही फेल इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ बोरोइंग मनी टू पे हिज ओल्ड डेब्ट। वह अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए एक नया कर्ज लेने के दुष्चक्कर में फंस गया। वोट विद वंस फीट, विद वंस फीट, वोट विद वंस फीट का मतलब होता है टू शो दैट यू डिसअप्रूव बाय लिविंग। मतलब किसी जगह, संगठन या दुकान को छोड़कर अपनी असहमति या नाराजगी जताना। टू शो दैट यू डिसअप्रूव बाय लिविंग, वोट विद वंस फीट। यह मुहावरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस मुहावरे की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के मध्य में, लगभग 1950 के दशक में तब प्रसिद्ध हुआ जब कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी के लोग वहां की सरकार से तंग आकर पैदल चलकर पश्चिम जर्मनी में भागने लगे। तब व्लादिमीर लेनिन के पुराने बयानों के संदर्भ में कहा गया कि ये लोग मतपेटी मतलब बैलेट बॉक्स में वोट नहीं डाल पा रहे, इसलिए अपने पैरों से चलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। याद हो गया? वोट विद वन स्पीड का मतलब क्या होता है? वोट विद वन स्पीड मतलब अपनी नाराजगी दिखाना। टू शो दैट यू डिसअप्रूव बाय लिविंग, छोड़कर मतलब वहां से छोड़कर अपनी क्या दिखाना? डिसअप्रूव दिखाना। कैसे याद किया है हमने? इसको याद किया है, जो 1950 का दशक था ना, तब कम्युनिस्ट मतलब पूर्वी जर्मनी के लोग थे, वो सरकार से तंग आकर जर्मनी पश्चिम जर्मनी में चले गए। कहाँ पर? जर्मनी, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। वेस्ट जर्मनी में चले गए। ठीक है, तब वहां का जो राष्ट्रपति था कौन? व्लादिमीर लेनिन। उसके बयान थे कि ये क्यों जा रहे हैं, यो मतलब वोट नहीं डाल पा रहे हैं, इसलिए तंग आकर अपने पैरों से जाकर वहां पर जर्मनी में जाकर वेस्ट जर्मनी में जाकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ठीक है, तो इसे याद करो, उसने की ट्रिक देखो, पैरों से वोट देना। जब वोट विद वंस फीट मतलब पैरों से वोट देना, जब आप किसी जगह से खुश नहीं होते तो अपने हाथ उठाकर वोट नहीं देते, बल्कि चुपचाप अपने पैरों का इस्तेमाल करके वहां से वॉक आउट कर जाते हैं। याद हो गया? मतलब एक्सप्लेनेशन इसके जो एग्जांपल देखो, व्हेन द रेस्टोरेंट इंक्रीज इट्स प्राइस मैनी कस्टमर्स वोटेड विद देयर फीट एंड स्टॉप्ड गोइंग देयर। मतलब जब रेस्तरां ने अपनी कीमतें बढ़ाई तो कई ग्राहक वहां से जाना बंद करके अपनी नाराजगी जताई। ठीक है, वहां से जाना बंद करके क्या करी? अपनी नाराजगी जताई। नेक्स्ट हमारा 1814, वोट विद वंस पॉकेट बुक। वोट विद वंस पॉकेट बुक मतलब टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस थ्रू स्पेंडिंग और फाइनेंशियल डिसीजन। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस थ्रू स्पेंडिंग और फाइनेंशियल डिस्प्रेशन मतलब अपने पैसों या खरीदारी के जरिए किसी ब्रांड, नीति या कंपनी का समर्थन का विरोध करना। वोट विद वंस पॉकेट बुक से। ठीक है, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस थ्रू स्पेंडिंग और फाइनेंशियल डिसीजन से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह अमेरिकी राजनीति और उपभोक्ता संस्कृति से निकला हुआ मुहावरा है।
जब कोई सरकार या कंपनी ऐसी नीतियां लाती है कि जो लोगों को पसंद नहीं आती, तो लोग उस कंपनी का सामान खरीदना बंद कर देते हैं जो पसंद नहीं आती, उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं। यानी आपका बटुआ ही आपका वोट बन जाता है। ठीक है। अब इसे याद कैसे करोगे? याद रखने की ट्रिक है, बटुए वॉलेट से वोट देना। चुनाव में आप 5 साल में एक बार आता है, लेकिन जेब से पैसा आप रोज निकालते हैं। जिस कंपनी को आप पैसा दे रहे हो, समझो आप उसे वोट देकर जिता रहे हैं। ठीक है। मतलब वोट विद वंस पॉकेट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस प्रिफरेंस थ्रू स्पेंडिंग और फाइनेंशियल डिसीजन। मतलब इसका मतलब है अपने पैसों या खरीदारी के जरिए किसी ब्रांड, नीति या कंपनी का समर्थन का विरोध करना। एग्जाम्पल देखो, कंज्यूमर्स आर वोटिंग विद देयर पॉकेट्स बाय बोइंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। मतलब उपभोक्ता पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद खरीद कर अपने पैसों के माध्यम से अपनी पसंद जता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वेग स्कूल। वेग स्कूल का मतलब होता है बिना अनुमति के स्कूल से बंक मारना या भाग जाना, बिना अनुमति। वेग स्कूल मतलब टू स्किप स्कूल विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन कैसे याद करोगे? इस मुहावरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह एक मुख्य रूप से ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई स्लैग है जो 19वीं सदी में शुरू हुआ। वैग का एक मतलब होता है किसी चीज को तेजी से यहाँ वहां हिलाना। जो बच्चे स्कूल से भागते थे, वे अक्सर सड़कों पर आवारा घूमते हुए यहाँ वहां डोलते रहते थे, जिसे प्लेइंग द वैग या वैगिंग कहा जाने लगा। वैगिंग स्कूल मतलब बिना परमिशन के स्कूल से भाग जाना। चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 1816। मतलब वेट इन द विंग्स। वेट इन द विंग्स का मतलब क्या है? टू बी रेडी टू टेक एक्शन या अपीयर व्हेन नीडेड। मतलब सही समय पर अपनी बारी का आने का इंतजार करना। मतलब टू बी रेडी टू टेक एक्शन और अपीयर व्हेन नीडेड मतलब सही समय आने पर अपनी बारी का इंतजार करना। यह मुहावरे की उत्पत्ति कैसे हुई है देखो। यह मुहावरा थिएटर की दुनिया से आया। कहां से आया? थिएटर की दुनिया से आया। स्टेज के दोनों तरफ जो पर्दे होते हैं ना, जहां से दर्शक कलाकारों को नहीं दे सकते, उस छुपे हुए हिस्से को क्या कहते हैं हम? विंग, विंग्स कहा जाता है। नाटक के दौरान कलाकार इसी विंग्स में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वहीं से मुहावरा बना है। कहां से? जो मुहावरा कहां से आया है? थिएटर की दुनिया से आया है। स्टेज के दोनों तरफ जो पर्दे होते हैं ना, वहां से दर्शक कलाकार को नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? कलाकार को नहीं देख सकते। जहां से दर्शक कलाकार को नहीं देख सकते हैं। तो उस छिपे हुए इससे कोई हम क्या बोलते हैं? उस छिपे हुए इससे कोई हम विंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विंग्स कहते हैं। किसे? उस छिपे हुए इससे कोई विंग्स कहते हैं। जो नाटक के दौरान कलाकार इसी विंग्स में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। याद कैसे करोगे? विंग्स यानी पंख है। सोचिए कि कोई पंछी उड़ने के लिए उसकी अपने विंग्स फैलाकर बस सही समय का वेट कर रहा है ताकि मौका मिलते ही उड़ान भर सके। ठीक है। वेट वेट इन द विंग्स। वेट इन द विंग्स का मतलब होता है अपने मौके का इंतजार करना। एग्जाम्पल, द यंग फुटबॉलर है ना, वाज वेटिंग कर रहा था इन द विंग्स में। ठीक है। वेटिंग इन द विंग्स मतलब अपने रेडी टू रिप्लेस द इंजर्ड स्ट्राइकर। मतलब युवा फुटबॉलर है ना, चोटिल स्ट्राइकर जगह लेने के लिए अपनी बारी का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। वेटिंग इन द विंग्स है।
वॉक ए टॉय टाइट रोप, वॉक ए टाइट रोप का मतलब क्या होता है? टू बी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन रिक्वायरिंग केयरफुल बैलेंस। वॉक ए टाइट रोप का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन परिस्थिति में यह फूंक फूंक कर कदम रखना। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है देखो, यह है सर्कस के कलाकारों से प्रेरित है। जब कोई नट हवा में बंधे हुए एक बहुत ही पतले और तने हुए रस्से पर चलता है तो उसकी एक छोटी सी चूक संतुलन ही खोना क्या हो सकता है? जानलेवा हो सकता है। इसी दृश्य का उपयोग करके मुश्किल हालातों के लिए होने लगा। ठीक है, टाइट रोप यानी तनी हुई रस्सी पर चलना बेहद मुश्किल है, तो जहां पर पैर फिसलना तो गिरे तो बुर इजी है ये तो। ठीक है, वो ए टाइट रोप का मतलब टू बी ए इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल देखो इसका, द मिनिस्टर इज वॉकिंग ए टाइट रोप बिटवीन सेटिस्फाइंग द पब्लिक एंड कीपिंग बिग बिजनेस हैप्पी। मतलब जनता को संतुष्ट करने और बड़े व्यवसाय को खुश रखने के बीच मंत्री जी फूंक फूंक कर क्या कर रहे हैं? कदम रख रहे हैं। वॉक ऑफ लाइफ, वॉक ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? वॉक ऑफ लाइफ, वॉक ऑफ लाइफ मतलब हुआ है ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क और वे ऑफ लिविंग, मतलब समाज का कोई विशेष विशेष स्तर, पेशा या जीवन जीने का तरीका वॉक ऑफ लाइफ होता है। अभी इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका इतिहास 14वीं शताब्दी के आसपास का है, जब वो का अर्थ तरक्की या जीवन के रास्ते से लिया गया है। वॉक ऑफ लाइफ का मतलब है वह रास्ता जिस पर कोई व्यक्ति अपने करियर या सामाजिक जीवन में आगे बढ़ता है। याद कैसे करोगे? वॉक यानी चलना और लाइफ यानी जिंदगी। आप अपनी जिंदगी में जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह वॉक ऑफ लाइफ है। ठीक है, वॉक ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क विथ लिविंग। नेक्स्ट हमारा वॉक ऑन एयर, कौन सा है? पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ अटेंडेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा वॉक ऑन एयर, वॉक ऑन एयर का मतलब है टू फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, टू फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड मतलब अत्यधिक खुश और उत्साहित होना। यह कल्पना और शारीरिक भावना पर आधारित है। जब इंसान बेहद खुश होता है तो उसे महसूस होता है कि उसका वजन बिल्कुल खत्म हो गया और उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। ये तो इजी है। आफ्टर पासिंग द एग्जाम विद टॉप मार्क्स सी वाज वॉकिंग ऑन एयर, मतलब हवा में उड़ रही है। ठीक है, वॉक ऑन एग सेल्स, वॉक ऑन एग सेल्स मतलब होता है टू बी वेरी केयरफुली नॉट टू ऑफेंड और अपसेट समवन, बहुत संभल कर व्यवहार करना ताकि कोई नाराज ना हो जाए। ठीक है, ये इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? अंडे के छिलके बेहद ही नाजुक होते हैं, अगर आप उन पर चलोगे तो तुरंत टूट जाएंगे। 1800 के दशकों में इस मुहावरे का प्रयोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए शुरू हुआ जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और भावुक होते हैं, जो आपसे बहुत संभल कर बोलना पड़ता है। अब इसे एग सेल्स का मतलब यानी अंडे के छिलके होता है। एग सेल्स का मतलब क्या होता है? एग सेल्स का मतलब होता है अंडे के छिलके। अगर आप उनके ऊपर चलोगे धीरे धीरे और डर कर कदम रखोगे ताकि वो टूट जाए, यानी किसी के गुस्से बचने के लिए बहुत संभल कर रहना होता है। मतलब एवर सिंस मतलब तब से, दे हैड एन आर्गुमेंट, ही फील्स लाइक ही इज वॉकिंग ऑन एक्सेल्स अराउंड हिज बॉस। जब से उनकी बहस हुई है ना, उसे अपने बॉस के सामने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वॉक द टॉक, वॉक द टॉक, वॉक द टॉक का मतलब क्या है? कथनी और करनी में समानता रखना। जो टू डू वाट वन से वंस विल डू, कथनी करने में समानता रख, जो कहना वो करके दिखाना, मतलब वॉक द टॉक, वॉक द टॉक जो कहना कहना वो करना। ठीक है, टू डू वाट वंस, वन सेस वन विल डू। जिस यह मुहावरा वॉक द वॉक एंड टॉक द टॉक छोटा रूप है, जो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कॉरपोरेट और राजनीतिक दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुआ। टॉक का मतलब सिर्फ बातें मनाना है और वॉक का मतलब उस पर अमल करना है। ये तो इजी है। नेक्स्ट हमारा वांट टू कर्ल अप एंड डाई, वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब टू फील सो एम्ब्रेस्ड दैट यू वांट टू हाइड, मतलब
शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो जाना, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। यह मुहावरा इंसानी और जानवरों के स्वाभाविक व्यवहार से है। जब कोई जीव बहुत डरा हुआ, बीमार या अत्यधिक शर्मिंदा होता है तो वो खुद को क्या कर लेता है? करलप। करलप का मतलब सिकोड़ लेता है, ताकि उसे कोई देख न सके। अत्यधिक शर्मिंदगी की स्थिति को दर्शाने के लिए हम डाई, मर जाना छोड़ दिया। ठीक है। वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब, इसका मतलब है, यह मुहावरा इंसानी और जानवरों के स्वाभाविक व्यवहार से आया है। जब कोई जीव बहुत डरा हुआ, बीमार या अत्यधिक शर्मिंदा होता है तो वह खुद को सिकोड़ लेता है। क्या कर लेता है? सिकोड़ लेता है, ताकि कोई उसे न देख सके। अत्यधिक शर्मिंदगी की स्थिति को दर्शाने के लिए इसमें एंड डाई जोड़ा गया है। करलप, याद करने की ट्रिक है करलप। करलप यानी सिकुड़ जाना। जब आपसे सबके सामने कोई भारी बेइज्जती वाली गलती हो जाए तो मन करता है कि गेंद की तरह क्या हो जाए? कर्ल हो जाए और गायब हो जाए। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई स्प्लिट जूस ऑन द चीफ गेस्ट। जब मैंने मुख्य अतिथि पर क्या करा दिया? जूस गिरा दिया। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई मतलब, तो मैं तो शर्मिंदगी के मारे क्या हो गया? पानी पानी हो गया। नेक्स्ट हमारा 23, वाश वंस हैंड सोप। वाश वंस हैंड सोप का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एनीमोर। किसी काम या जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेना। किसी काम या जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेना। अब इसका ओरिजिन देखो। इसका ओरिजिन बाइबल से है। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का फैसला सुनाया जा रहा था, तब रोमन गवर्नर पोर्टियस, कौन थे? पोंटियस पायलेट ईसा मसीह को निर्दोष मानते थे, लेकिन वे भीड़ के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तब उन्होंने सबके सामने अपने हाथ धोए और कहा कि इस पवित्र व्यक्ति के खून की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वही से हाथ धो लेना या जिम्मेदारी का छोड़ना मुहावरा बना। ठीक है। एक बार फिर से देखो कैसे। इसका ओरिजिन बाइबल से है। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का सुनाया गया था ना फैसला, तब रोमन गवर्नर पोर्टियस पायलेट का मानना था कि ईसा मसीह क्या है? निर्दोष है, लेकिन वो भीड़ के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तब उसने सबके सामने अपने हाथ धोए और कहा, क्या कहा? कि इस पवित्र व्यक्ति के खून की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वहीं से हाथ धो लेना या जिम्मेदारी छोड़ना मुहावरा बना है। अब देखो, वो सैंड्स का मतलब यानी हाथ धोना। जब आप किसी गंदे काम से अपने हाथ धो लेते हैं ना, तो इसका मतलब अब आप उस चीज से कोई लेना देना नाता नहीं है। एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर ने वास्ट कर लिया किसको? हिज हैंड को ऑफ द फेल्ड प्रोजेक्ट एंड ब्लेम द टीम। वास्ट हिज हैंड्स मतलब होता है जब मैनेजर ने असफल प्रोजेक्ट को अपना पल्ला झाड़ लिया और टीम पर दोष मढ़ दिया। नेक्स्ट है हमारा वाच ग्रास ग्रो। वाच ग्रास ग्रो का मतलब होता है टू बी वेरी बोर्ड और टू डू समथिंग वेरी बोरिंग। अत्यधिक उब जाना। अत्यधिक उब जाना यह एक आधुनिक अतिशयोक्ति है। घास इतनी धीमी गति से उगती है कि उसे आंखों से बढ़ते हुए देखना नामुमकिन है और दुनिया का सबसे उबाऊ काम है। इसी बात को मजाक के रूप में किसी बेहद बोरिंग काम या परिस्थिति की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वाच ग्रास ग्रो यानी घास को उगते देखना। जब आप सोचिए, अगर पार्क में बैठकर कहा जाए कि घास को उगते हुए देखो, तो आप बोरियत से मारे जाओगे ना। ये अलग है। वेटिंग फॉर द लॉन्ग लेक्चर टू एंड वाज लाइक वाचिंग ग्रास ग्रो मतलब, लंबे लेक्चर के खत्म होने का इंतजार करना अत्यधिक उबाऊ था। 1825 हमारा लास्ट है, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या? बीती ताही बिसरा दी मतलब, पास्ट इवेंट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड मतलब, बीती ताही बिसरा दी, जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातें नहीं बदला सके। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है
वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है पास्ट इवेंट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब ये है। अब इसे कैसे याद करोगे? यह मुहावरा पानी के निरंतर भाव के नियम पर आधारित है। पुल के नीचे से जो पानी एक बार बहकर आगे निकल गया ना, वाटर अंडर द ब्रिज, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। इसी तरह जीवन में जो पुरानी गलती या कड़वी घटनाएं बीत चुकी है, उन्हें बदलना नहीं जा सकता, इसलिए भूल जाना ही बेहतर है। क्या करना? भूल जाना ही बेहतर है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या है? वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है पास्ट इवेंट्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, कभी चेंज नहीं होते। चलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका जो 1825। चल देखते हैं अभी और कितने। नेक्स्ट हमारा वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है टू ग्रो स्ट्रोंगर देन वीकर इन अल्टरनेटिंग फेजेज, मतलब उतार चढ़ाव होना, कभी बढ़ना और कभी घटना। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, कभी बढ़ना और कभी घटना। टू ग्रो स्ट्रोंगर देन वीकर एंड अल्टरनेटिव फेजेज मतलब याद कैसे करो? इसकी ओरिजिन चंद्रमा की कलाओं, मतलब फेजेज ऑफ मून से आया है। पुरानी अंग्रेजी में वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, वैक्स यानी बढ़ना, और वेन का मतलब होता है छोटा होना। वैक्स एंड वेन का मतलब क्या होता है? वैक्स एंड वेन का मतलब होता है बढ़ना और छोटा होना। ठीक है, वैक्स एंड वेन का मतलब होता है बढ़ना और छोटा होना। पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है और अमावस्या तक घटता है। ठीक है, चांद से आया क्या? चांद पूर्णिमा तक तो बढ़ता रहता है, वैक्स होता रहता है, और अमावस्या तक क्या होता है? वैन होता है। याद करने की ट्रिक कैसे याद रखो इसे? वैक्स को याद रखें मोमबत्ती बनाने वाले वैक्स से। जब वैक्स पिघल कर जमाते हैं तो बड़ा आकार होता है। और वेन से याद रखें, वेन का मतलब होता है कम होना है, डाउन। चंद्रमा की तरह लाइफ में सब चीजें बढ़ती बढ़ती रहती। चंद्रमा से याद रखो, वैसे ठीक है ये। इसका एग्जाम्पल देखो, इंटरेस्ट इन दिस न्यू गेम्स विल वैक्स एंड वेन ओवर टाइम, मतलब इस नए खेल में लोगों की रुचि समय के साथ बढ़ती और घटती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वी मस्ट डू लंच समथिंग। वी मस्ट डू लंच समथिंग, इसका मतलब है ए पोलाइट बट ओपन इनसिंसियर सजेशन टू मीट फॉर ए मील, मतलब शिष्टाचार के नाते खाने पर मिलने का दिखावटी या अनौपचारिक प्रस्ताव देना। वी मीट डू लंच समथिंग क्या है? वी मस्ट डू लंच समथिंग है, मतलब ए पोलाइट बट ओपन इनसिंसियर सजेशन टू मीट फॉर ए मील, शिष्टाचार के नाते खाने पर मिलने का दिखावटी या अनौपचारिक प्रस्ताव देना जिसका कोई पक्का इरादा ना हो। अब इसको कैसे याद रखो? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है हॉलीवुड और कॉरपोरेट संस्कृति से। कब? 70-80 के दशक में, 1970-80 के दशक में लोकप्रिय। जब लोग सड़क या पार्टी में अचानक मिलते थे तो बिना किसी निश्चित तारीख या समय के बोल देते थे कि कभी लंच करते हैं। क्या बोलते? कभी लंच करते हैं, जो सिर्फ बातचीत खत्म करने का एक अदब भरा तरीका था। क्या था? अदब भरा तरीका था। क्या? वी मस्ट डू लंच मतलब ए पोलाइट बट ओपन इन सेंस सजेशन टू मीट फॉर्मल ए मील, इसका मतलब है शिष्टाचार के नाते खाने पर मिलने का दिखावटी या अनौपचारिक प्रस्ताव देना। ठीक है, ए पोलाइट बट ओपन इन सेंस इनसिंसियर सजेशन टू मीट फॉर मील। ठीक है, बोलते हैं ना चलो खाने पर मिलते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है? जब कोई कहता है ना, क्या कहता है? कभी हवेली पर आना या कभी घर आना, तो कोई तारीख तय नहीं होती, बस इसी से बना है। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश में सी सेड वी मस्ट डू लंच समटाइम बट आई नो सी इज टू बिजी, मतलब उसने कहा हमें कभी साथ में लंच करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह फोन करने के लिए बहुत व्यस्त है। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख दुख धूप छांव अच्छे बुरे दिन, गुड फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून जॉय एंड सोरो। वी व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है?
सुख दुख, धूप छांव, अच्छे बुरे दिन। यह है बहुत पुरानी अंग्रेजी का मुहावरा। व्हील शब्द का मतलब होता है वेल्थ, और वेल बींग मतलब खुशहाली से बना। वो का अर्थ होता है गहरा दुख। व्हील का मतलब वेल्थ है। ठीक है, साहित्य में राजाओं और प्रजा के भाग्य के लिए इसका प्रयोग होता था। ठीक है, याद करने की ट्रिक। व्हील का मतलब होता है वेल्थ, पैसा, सुख। वो का मतलब होता है वरीज, वो वरीज मतलब चिंताएं, दुख। दोनों में डब्ल्यू डब्ल्यू से शुरू होता है, मतलब यानी सुख और दुख का जोड़ा। क्या होता है? सुख दुख का जोड़ा। ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू, मतलब सच्चे जो मित्र होते हैं ना, सुख दुख में दोनों आपका साथ देते हैं। स्टैंड बाय यू इन व्हील एंड वो। नेक्स्ट हमारा वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब है सामान्य उपयोग के कारण होने वाली घिसावट। क्या है? सामान्य उपयोग के कारण होने वाली घिसावट। यह कपड़ा उद्योग और कानूनी भाषा से आया है। जब आप किसी कपड़े को बार बार पहनते हैं तो वह धीरे धीरे फटता घिसता है, तो उससे इसे आया है। क्या है? वियर एंड टीयर। मतलब ये कहाँ से है? ये कपड़ा उद्योग और कानूनी भाषा से आया है। जब आप किसी कपड़े को बार बार पहनते हैं तो वह धीरे धीरे फटता और घिसता है। 16वीं शताब्दी से व्यापार में संपत्तियों की वैल्यू घटने को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। याद कैसे करोगे? वियर मतलब पहनना, टीयर मतलब फाड़ना या टूटना। किसी चीज को जितना पहनोगे, यूज करोगे, उतनी क्या होगी? टूट फूट होती रहेगी। याद करोगे, द सोफा इज शोइंग साइन टू वियर एंड टीयर आफ्टर 5 ईयर। मतलब 5 साल बाद ये सोफा सामान्य घिसावट और टूट फूट के लक्षण दिखाई दे रहा है। वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव, मतलब इसका मतलब टू मेक योर फीलिंग्स ऑब्वियस टू एवरीवन। दिल की बात खुलकर सामने रखना, अपनी भावनाएं न छुपाना। मतलब वियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीव, मतलब ये इसकी दिल की बात खुलकर सामने रखना, अपनी भावनाओं को न छुपाना। मध्यकाल में जब सूरवीर तलवारबाजी के मुकाबला में हिस्सा लेते थे तो अपनी शर्ट मतलब आस्तीन पर अपनी पसंद की महिलाओं को दिया हुआ रिबन या कपड़ा बांधते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि वे अपने दिल प्यार का आस्तीन पर खुलेआम दिखा रहे हैं। शेक्सपियर के नाटक ओथोला से यह और प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, ओथोला से। याद करने की ट्रिक है। अगर कोई अपना दिल छुपाने के बजाय आस्तीन सबको दिखाती है, टांग ले, तो उसका मतलब है सबको पता चल गया, यानी भावनाओं को खुलेआम दिखाना। यू ऑलवेज नो, तुम्हें हमेशा जान जाते हैं कि राहुल अपसेट है बिकॉज ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव। राहुल कब परेशान है? क्योंकि वह अपनी भावनाओं का भी नहीं छुपाता। नेक्स्ट है हमारा वियर आउट वंस वेलकम, मतलब होता है टू स्टे सो लॉन्ग दैट द होस्ट नो लॉन्गर वांट्स यू। किसी के यहाँ जरूरत से ज्यादा दिन टिक जाना। मतलब वियर आउट वंस वेलकम, किसी के यहाँ जरूरत से ज्यादा टिक जाना जिससे उसका आदर सत्कार खत्म हो जाए। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति मेहमान नवाजी सामाजिक नियमों से आया है। जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो उसका स्वागत नया और ताजा होता है, लेकिन अगर वह हफ्तों तक जमा रहे तो उसका स्वागत वैसे ही पुराना होकर घिस जाता है। मतलब कपड़ों की तरह वियर आउट मतलब घिस जाना। वियर आउट का मतलब क्या होता है? घिस जाना होता है। इसमें देखो, वियर आउट घिस जाना, वंस वेलकम मतलब अपना वेलकम क्या हो गया? घिस गया। याद रख, वियर आउट का मतलब क्या होता है? घिस जाना। और वेलकम का मतलब स्वागत। किसी के घर इतने दिन रुक जाओ कि उसका स्वागत करने का मन ही घिस कर खत्म हो जाए। नेक्स्ट, जैसे दे स्टेड विद हस फॉर ए मंथ एंड कंप्लीट वोर आउट देयर वेलकम्स, मतलब वे हमारे साथ 1 महीने तक रुके और उन्होंने अपना आदर सत्कार पूरी तरह से क्या कर दिया? खो दिया। वियर द ग्रीन विल्लो, मतलब वियर द ग्रीन विल्लो का मतलब होता है टू मोर्न फॉर लॉस्ट लव, मतलब खोए हुए प्यार या बिछड़े प्रेमी के शोक में डूबना। वियर द ग्रीन विल्लो का मतलब होता है। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? इसकी विलियम शेक्सपियर के नाटक जैसे ओथेलो और पुराने अंग्रेजी लोकगीतों में विल्लो, मजनू का पेड़, को उदासी और छूटे हुए प्यार का प्रतीक माना है। जो प्रेमी छोड़ दिए जाते हैं वो बिल्लों के पत्ते का मुकुट पहनकर अपना शौक व्यक्त करते हैं। ट्रिक कैसे याद? विल्लो मतलब रोता हुआ पेड़। विपिंग विल्लो, विल्लो का मतलब क्या है?
रोता हुआ पेड़ वीपिंग विलो हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है जैसे कोई दुखी इंसान है। हरा विलो पहनना मतलब प्यार में देवदास बनकर घूमना। कैसे याद करोगे इसे? वियर द ग्रीन विलो मतलब टू मोर्न द लव। जो विलो का पेड़ है ना, वो क्या होता है, वो हमेशा नीचे की ओर झुका रहता है जैसे कोई इंसान रो रहा है। तो उसका रंग कैसा होता है? हरा। तो वियर मतलब दुखी हो गए। इजी हो गए, याद हो गए, अब देख लो आप। एवर सिंस हिज ब्रेकअप ही हैज बीन वियरिंग द ग्रीन विलो। नेक्स्ट हमारा विसल वर्ड्स को कैसे याद करोगे? डेलिबरेटली मिसलीडिंग, वेग्यू और इवेसिंग लैंग्वेज मतलब गोलमोल बातें, भ्रामक शब्द या जिम्मेदारी से बचने वाली भाषा। नेवला, इसमें जो ये है ना क्या, विसल वर्ड्स मतलब होता है नेवला। नेवला एक बहुत ही चालाक जानवर होता है। वह चालाक से पक्षियों के अंडों में एक छोटा सा छेद करता है और अंदर का सारा हिस्सा चूस लेता है, लेकिन बाहर से अंडा बिल्कुल साबुत और भरा हुआ दिखता है। इसी तरह जब कोई नेता या व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो सुनने में अच्छे लगे और अंदर से खोखले हो, तो उसे क्या बोलेंगे? विजल वर्ड्स। विजल वर्ड्स का मतलब क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे बहुत प्रसिद्ध किया था। किसे? विजल वर्ड्स। विजल वर्ड्स का मतलब होता है डेलिबरेटली मिसलीडिंग, वेग्यू और यूएसएस लैंग्वेज। विजल का मतलब क्या होता है? नेवला होता है ना, जो को पक्षियों के अंडे को क्या करता है, छोटा सा छेद करके उसका पूरा रस को चूस जाता है ताकि अंडा ऐसा कैसा दिखाई दे। तो वह धोखा देता है मतलब चालाकी करता है, मिसलीडिंग करता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? विजल। विजल मतलब नेवला, चालाक और धोखेबाज। नेवले जैसी चालाकी भरी बातें वो बाहर से ठीक लगे, अंदर से खोखली। नेक्स्ट हमारा विदर द स्ट्रॉन्ग मतलब होता है टू सक्सेसफुली डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब संकट या मुश्किल घड़ी का सफलतापूर्वक सामना। यह मुहावरा समुद्री जहाजों के बैकग्राउंड से आया। जब समुद्र में भयानक तूफान आता था तो कुशल कप्तान जहाज को डूबने से बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लाता था। जहाज का तूफान से बच निकलना ही क्या आता था? विदरिंग द स्टॉर्म था। विदरिंग स्टॉर्म का मतलब होता है, विदरिंग द स्टॉर्म का मतलब होता है टू सक्सेसफुली डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। याद करने की ट्रिक है, वेदर मतलब सामना करना, WATHER। वेदर का मतलब सामना करना। स्ट्रोम यानी तूफान से, जिंदगी की तूफान मुसीबत से डटकर सामना करना। नेक्स्ट हमारा वी हावर्स। वी और स्मॉल आवर्स। वी और स्मॉल आवर्स का मतलब है टू वेरी अर्ली आवर्स आफ्टर मिडनाइट मतलब आधी रात के बाद का समय, तड़के सुबह जैसे रात के 1 2 3 बजे। उसे क्या बोलते हैं? वी हावर्स बोलते हैं। अब इसे कैसे याद करोगे? स्कॉटिश और पुरानी अंग्रेजी में वीक का मतलब होता है बहुत छोटा। रात के 12 बजे बाद जब समय फिर से 1 2 3 शुरू होता है तो ये संख्याएं गिनती में बहुत छोटी होती है। इसी को वजह से वी आवर्स कहा जाता है। कैसे? स्कॉटी और पुरानी अंग्रेजी में जो वी का मतलब होता है बहुत छोटा, मतलब वेरी स्मॉल। रात के 12 बजे के बाद जब समय फिर से 1 2 3 शुरू होता है तो ये संख्याएं क्या गिनती में बहुत छोटी होती है। इसी मतलब बहुत छोटी होती है, उसे वी आवर्स बोलते हैं। वी आवर्स का मतलब क्या है? टू वेरी अर्ली आवर्स आफ्टर मिडनाइट, है ना। याद कैसे करोगे इसे? याद करने के वी आवर्स स्मॉल। वी मतलब छोटी संख्या वाले घंटे। रात के 12 बजे 1 2 3 बजते हैं तो छोटी संख्या वाले यानी देर रात का, तड़के का समय होता है वो। नेक्स्ट हम वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है टू यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड टू बी रिलायबल, अनुभवी होना, नौसिखिया। यह मुहावरा भैंस या घोड़ों के नवजात बच्चों से के जन्म से आया है। जब कोई बछड़ा पैदा होता है तो उसकी पूरी बॉडी मां के चाटने से सूख जाती है, लेकिन उसके कानों के ठीक पीछे का हिस्सा बिहाइंड द ईयर सबसे आखिरी में सूखता है और कुछ समय तक गीला रहता है। इसका मतलब है अभी अभी पैदा हुआ है। याद हो गया कैसे? ये याद हुआ है जो कौन सा है? वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब कानों के पीछे गीला रहना। कानों के ठीक पीछे का हिस्सा क्या होता है? गीला रहता है, सबसे आखिरी समय तक सूखता है। यह मुहावरा भैंस और घोड़ों के नवजात बच्चों के जन्म से आया है। जब कोई बछड़ा पैदा होता है तो पूरी बॉडी मां के चाटने से सूख जाती है, लेकिन उसके कानों का ठीक पीछे का हिस्सा क्या होता है?
वो गिल सूखा नहीं रहता। कानों के पीछे का अभी भी गीला होना मतलब बिल्कुल नया नया पैदा हुआ, जिसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं है, जिसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं है। कैसे याद करोगे? कानों के पीछे अभी भी गीलापन होना मतलब बिल्कुल नया नया पैदा हुआ है, जिसका दुनिया का इन अनुभव नहीं है। एग्जाम्पल है इसका, डोंट गिव हिम सच ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो, वो अभी नौसिखिया है। वेट ब्लैंकलेट का मतलब होता है ए पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म, कबाड़ में हड्डी बनना, रंग में बंग डालना। वेट, अभी ये कैसे आया? पुराने समय में और आज भी जब कहीं भी अचानक आग लग जाती है तो आग बुझाने को दबाने के लिए उस पर एक बारीक गीला कंबल डाल दिया जाता है, तो आग बुझाने का यह तरीका इंसानों को लागू कर दिया गया। जैसे गीला कंबल आग को बुझा देता है, वैसे ही कुछ लोग दूसरों की उत्साह की आग को बुझा देते हैं। इसी से याद हो गया वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या हो गया। वेट ब्लैंकेट का मतलब हो गया ये पर्सन हु डिस्करेज करता है किसको, एंजॉयमेंट को और एंथुसियाज्म को, उसे क्या बोलते हैं, वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। डोंट इनवाइट रोहन टू द पार्टी, ही इज सच ए वेट ब्लैंकेट, मतलब वह कैसा है, बंक करने वाले इंसान। वेट वन स्विस्टल का मतलब क्या है, गलत तर्क करना, शराब या कोई पेय पदार्थ। वेट वन स्विस्टल मतलब टू हैव एन एल्कोहलिक ड्रिंक, टू हैव एन एल्कोहलिक ड्रिंक। कैसे याद? 14वीं शताब्दी का यह मुहावरा इंसानी गले की तुलना एक सीटी विस्टल से करता है। जैसे ही एक सीटी सूखी होने की सीटी से नहीं बचती, वैसे ही इंसान का गला सूख जाता है और आवाज साफ नहीं निकलती, तो ये गले को दोबारा ठीक काम करने के लिए ड्रिंक से गीला करना पड़ता है। 14वीं शताब्दी में यह मुहावरा इंसानी गले की तुलना एक सीटी विस्टल से करता है। मतलब वेट वंस विस्टल का मतलब होता है टू हैव एन एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब गलत तर्क करना, शराब या कोई पेय पदार्थ पीना। अब इसे कैसे याद करोगे? विस्टल मतलब सीटी, हमारा गला। विस्टल का मतलब क्या होता है, हमारा गला। हमारी सीटी को बजाने के लिए वेट गीला करना यानी कुछ पीना होता है, ठीक है। हमारी सीटी बनाने के लिए कुछ गीला करना हो गए हमने अब तक। एक और रह गया। नेक्स्ट हमारा वाट एवर फ्लोट्स यू बोट, मतलब वाट मेक्स यू हैप्पी ऑफ सूट्स यू, मतलब जो आपकी नाव पार लगाए, जो आपको सही लगे, जिससे आपको खुशी मिले या जो आपको पसंद हो। यूज टू से दैट यू डोंट माइंड वाट समवन टू डू, वाट फ्लोट्स यू बोट मतलब जो आपको खुशी लगे। यह मुहावरा अंग्रेजी में जो 1980 के दशक में लोकप्रिय था, यह पानी के जहाजों और नावों की भौतिक पर आधारित है। एक नाव को तैरने के लिए सही मात्रा में पानी और संतुलन की जरूरत होती है। हर इंसान की नाव को तैरते रहने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, इसलिए चीज अपनी नाव की तैयारी करती है। चलते हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।